आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो दूसरा रूल है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। Recording in progress. देखो ये रूल्स हम कैपेसिटर में भी यूज कर चुके हैं, तो कोई नया काम तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ एक बार ढंग से इसको पढ़ें, क्योंकि ये लिखने भी तो आ जाते हैं कई बार क्या है क्या नहीं। और इसमें क्या केवीएल हर तरह के सर्किट में लगता है या इसके एक्सेप्शन भी है जहाँ केवीएल वैलिड नहीं है? मैंने शायद पहले बताया हो एसी डीसी सब में लगता है, लेकिन क्या ऐसे भी एक्सेप्शन है जहाँ केवीएल वैलिड नहीं है? पहली बात इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है algebraic sum of all the voltages, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आप प्लस माइनस करके लिखते हैं, एनकाउंटर्ड इन कंप्लीट traversal of a loop is 0. Algebraic sum of all the voltages encountered in complete traversal of a loop. एक लूप में अगर आप कंप्लीटली घूमना चाहते हैं तो पूरे घूमने में जो उसका एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम सिंपली इस तरह बना के भी पढ़ते ही आए हैं। जैसे मान लो ये कोई एक एलिमेंट है, लूप का एक, ये सर्किट का एक पार्ट है, ये कोई दूसरा एलिमेंट है, ये कोई तीसरा एलिमेंट है, ये कोई चौथा एलिमेंट है, और ये कोई पांचवा एलिमेंट है। इस तरह से हमने बना दिए। मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने आते हैं, आप लोगों को बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने आते हैं कि प्लस माइनस बैटरी है तो ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर कैसे क्या लिखते हैं ये सब। तो सपोज यहाँ आपने लिखा प्लस माइनस V1, यहाँ लिखा प्लस माइनस V2, माइनस प्लस V3, जैसे भी आपने देखा माइनस प्लस V4, प्लस माइनस V5, ये आपने लिख दिए। अब मैं केवीएल लगाऊं इन लूप ए बी सी डी ए। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कोई और ब्रांच आई है नहीं आई, आप बाहर बाहर घूमिए, ए बी सी डी ए, आप इसमें घूमिए ए बी सी डी ए, बीच में कोई आई है नहीं आई है ब्रांच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप इसमें केवीएल लगाते हो तो जब आप प्लस से एंट्री लोगे तो माइनस के साथ, ये चीज क्लियर है ना सभी को? ये तो पहले से ही पता है। बोलो, अगर प्लस से एंट्री लेते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिखा जाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो आप अगर इसमें चलते हैं ए बी सी डी ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट किधर जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम कैसे घूम रहे हैं वो देखना है। पहली एंट्री प्लस से, हाँ करंट किधर जा रहा है वो देख के प्लस माइनस लिखे जाते हैं। अब आपके चलने के अकॉर्डिंग पहली एंट्री प्लस से तो माइनस V1, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस V2, अगली एंट्री माइनस से तो प्लस V3, और अगली एंट्री माइनस से और प्लस V4, आप वापस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू क्या कर देना है? 0 कर देना है। ये आपका सिंपली केवीएल होता है। दिस इज द केवीएल। और इसमें दरअसल ये किस पे बेस्ड है ये रूल? या तो आप ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या यूं भी बोल सकते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ई। ये जो भी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कंजर्वेटिव नेचर पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है।
आप नोट करें, मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहा हूँ, आप ये नोट कीजिए बस, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताना। बेस्ट क्या क्या लिखा है? कहाँ पे बेस्ड क्या आगे? हाँ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके आगे और कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहीं पूछ रहे हो कि ये स्टार लगा रखा है और कुछ नहीं। डन सर। ठीक है, चलिए अब मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि क्या कोई एक्सेप्शन भी है क्या कि केवीएल ही वैलिड ना हो लूप में। अच्छा, एक चीज ये समझ आई कि चाहे बीच में ब्रांच हो तब भी आप बार बार घूम के लगा सकते हैं। आप इसमें भी लगा सकते थे, छोटे लूप में इसमें भी लगा सकते थे। तो अब मैं इसके एक्सेप्शन पे चलता हूं। देखो आगे आप पढ़ेंगे ईएमआई, 10th में नाम आया होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड आया है 10th में, है ना। तो ईएमआई में भी एक करंट आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये जो आप पढ़ रहे थे कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। ईएमआई का मैं कोई एग्जांपल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जैसे मान लो ये एक लूप है। मुझे नहीं ध्यान कि 10th में ये एक्टिविटी आई होंगी, शायद नहीं भी आई हो, पता नहीं मुझे। ये कोई एक लूप है और इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी देते हैं, बी। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज वेरिंग विद टाइम। इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज होने लग रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे क्या होता है, कुछ सर्कुलर करंट्स अपने आप फ्लो करने लगते हैं। अब जैसे ये एक सर्किट बन गया और मान लो ये कोई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ये एक सर्किट बना। मैं इस सर्किट में कुछ पॉइंट्स के नाम दूं, ए, बी, सी, डी एंड ए। अगर मैं इस सर्किट में केवीएल लगाऊंगा ए बी सी डी ए में, तो ये जो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा पूरे लूप में ए से चल के ए पे आने में, वो इन सर्किट्स में जीरो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो नॉन जीरो। जैसे आपने यहां क्या लिखा, इक्वल टू में क्या लिखा है, जीरो लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रीजन भी है बिकॉज ये जो ईएमआई के कारण इंड्यूस्ड ई आता है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव।
दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन इस चैप्टर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस चैप्टर में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और ये एज इट इज वैलिड रहेगा हमारे लिए। और फिर भी आप लिख लो एक्सेप्शन, कहीं पूछ लिया जाए। चलिए जो डायग्राम बनाए फील्ड का, हमें एक फील्ड से समझाना कैसे हम ना, ये अभी हम नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ। ये वाला कह रहे हो क्या, ऊपर वाला? हाँ क्या होता है कि जब आप कोई मान लो सर्कुलर वायर सामने है और उसकी तरफ मैग्नेट लेके चलते हो तो अपने आप वायर में करंट फ्लो होने लगता है। क्या ये पढ़ा था क्या 10th में या नहीं? पढ़ा है ना पक्का? ठीक है। तो जैसे आप वायर की तरफ मैग्नेट लेके चलोगे, मैग्नेट लेके चल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने लग गया है। मैग्नेट लेके चले हो तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने लगा है। अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो ईएमआई कहता है कि वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इस कारण से, वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से या किसी और कारण से नहीं, ये टाइम के साथ चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है और ये ईएमआई फिनोमिना था। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं आपको ये कभी उस चैप्टर में जब चलेंगे, जैसे मान लो उस चैप्टर में जब चलेंगे तब की बात है, वहां पे ये करेंगे काम। जैसे आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा, ये कोई सर्कुलर रीजन है, कोई भी आपने सर्कुलर रीजन लिया और ये इसका सेंटर है। सपोज इस सर्कुलर रीजन का सेंटर ये है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या हो गया पेन के? इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और आपने कोई सपोज वहां पे हम लेंगे एक ये पॉइंट ए दे दिया, एक ये पॉइंट डी दे दिया, और पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। इस रास्ते जाके निकालोगे अलग आएगा, इस रास्ते जाके निकालोगे अलग आएगा। अलग आने का मतलब ये है कि अगर आप पूरा क्लोज पाथ करोगे तो वो एल्जेब्रिक सम जीरो नहीं होने वाला है। उसमें कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे मान लो यहाँ प्लस माइनस सपोज 7 वोल्ट, अच्छा यहाँ से प्लस माइनस 3 वोल्ट, फिर यहाँ से प्लस माइनस 2 वोल्ट, फिर यहाँ से प्लस माइनस 1 वोल्ट। अब 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ इधर से जाने में डिफरेंस? 6 वोल्ट हुआ ना, जबकि उधर से जाने में वो डिफरेंस कितना है? उधर से जाने में 7 वोल्ट। तो अगर आप इधर से वापस आओगे तो 6 और 1 माइनस का 7 या 7 माइनस 6 तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सब तब होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होंगे वहां पे। तो अभी हम इन चीजों पे नहीं चलेंगे, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन आपको बता दिया है कि केवीएल कहाँ वैलिड नहीं होता है। समझ आ गया है क्या? ठीक है, चलिए अब हम लौट के आते हैं अपने चैप्टर में और केवीएल का यूज सीखते हैं कि कैसे यूज होगा। मिटा ये लिख रहे हो क्या ऊपर वाला? ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो। जो सिग्मा क्या डेल्टा बी ऐसे ये रखे ये सिग्मा मतलब डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और सिग्मा मतलब उन सब का सम। ये जो आपने अभी उस सर्किट में ये लिखा था, ये सिग्मा डेल्टा वी ही है। पहली बार गए माइनस से एंट्री की तो प्लस का V1, फिर माइनस V2, जो भी है समझ गए हो ना, माइनस से थी तो माइनस ऐसे, और ये है सिग्मा डेल्टा वी, टोटल सम। सिग्मा मतलब सम और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
यस सर हो गया। मिटा दो भाई, हो गया तो ये सारा यहाँ तक। आज आसी वाले बच्चे नहीं है क्या? नहीं सुबह से नहीं आ रहे हो? सुबह से किसी क्लास में? मैथ्स की क्लास में आए थे आसी के स्टूडेंट? है भाई? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आज कम है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, रोज तो आसी वाले जुड़ जाया करते थे। देखो अब एक क्वेश्चन लेके हम शुरुआत करें। केवीएल का कैसे क्या यूज होगा ये हमें देखना है। सपोज ये कोई रजिस्टर आपने लिया, एक कोई बैटरी ले ली, एक और बैटरी ली मैंने, एक और रजिस्टर दिया, और बीच में सपोज एक रजिस्टर लगा दिया। सबकी वैल्यू हम 4 ही मान लेते हैं। ये आइडियल बैटरीज है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इनके साथ नहीं लिखा है। कल आपको याद है एक हम अजीबोगरीब वैल्यू लेके चल रहे थे जो आप कह रहे थे, और कैलकुलेशन बड़ी आसान आ गई थी 2 2 2 and 6, लेकिन आज तो मैंने वैल्यूज ही आसान ले लिए। तो सवाल ये है कि फाइंड द करंट इन मिडल वायर। बीच वाली जो वायर है, आप एक बार ट्राई करो, ये KCL KVL लगा के जैसे भी आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। पहले आप अपनी तरफ से ट्राई कर लीजिए। कोई सीरीज पैरेलल कुछ नहीं लगाना है, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, आप सिंपली ये ट्राई कीजिए। मैं करवाऊं या कुछ हो रहा है इसमें? 0 आएगा। हाँ 0 आएगा, सही है। देखो अब जो प्रॉपर वे जो करने का है सिंपल केवीएल अपना सीखने का, नॉर्मली आप बैटरी को सोर्स की तरह ट्रीट कर लिया करो। माना मैंने कि ये कोई सोर्स है और जो करंट भेज रहा है I1, और ये एक सोर्स है तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा और करंट भेज रहा है I2। कोई अगर गलत भी मान लिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब बीच वाली वायर में वेरिएबल मत बढ़ाओ, ये I1 आया और उधर निकल गया I2, तो आप यहाँ KCL लगाओ, KCL, तो बताओ ऊपर कितना जाएगा? I1 आया, I2 इधर निकल गया, तो ऊपर कितना जाएगा? I1 माइनस I2। हाँ, आप ये KCL ऊपर भी लगा सकते थे। I2 आया, I1 आगे निकल गया, तो नीचे कितना आएगा? I2 माइनस I1। एक ही बात है, चाहे I1 माइनस I2 ऊपर मानो, चाहे I2 माइनस I1 नीचे मानो, एक ही बात हो। तो अच्छा जी, अब इसके बाद देखो, आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह देखने हैं। इस पूरी वायर में I1 आ रहा है, इस पूरी वायर में I2 आ रहा है, तो पहले मैं रजिस्टर्स को देखूं, जहां से करंट एंटर करता है प्लस माइनस 4I1, ये प्लस यहां से करंट एंटर कर रहा है माइनस 4 इंटू I1 माइनस I2, ये प्लस माइनस 4 इंटू I2। अच्छा, बैटरी जब आइडियल बैटरी है तो कोई सोर्स लोड वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है,
आप सीधा लगा सकते हो ये माइनस प्लस जो भी ईएमएफ है 4 वोल्ट की। अगर रियल बैटरी होती तो हमें देखना पड़ता ई प्लस आई आर है कि माइनस आई आर है, और ये माइनस प्लस और ये भी 4 वोल्ट। मैं यूनिट कहीं नहीं लगा रहा हूँ, बस सीधा लगा दिया। अब देखो वेरिएबल अननोन कितने मेरे पास, 2 हैं, I1 और I2, 3 तो बने नहीं केसीएल लगाने से। 2 अननोन है तो 2 बार केवीएल लगाना है। आप इसमें लगा सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो, आप बार बार लगा सकते हो, कोई 2 लगा लो। जैसे सपोज आपने इसमें यूं घूमते हुए केवीएल लगाया लूप नंबर 1, और इसमें यूं घूमते हुए केवीएल लगा लिया लूप नंबर 2। तो मैं अगर लूप 1 में केवीएल लगाऊं, पहली एंट्री प्लस से, मान लो मैं यूं चल रहा हूं, पहली एंट्री प्लस से, तो माइनस ऑफ 4 इंटू I1 माइनस I2। अगली एंट्री प्लस से माइनस 4I1, अगली एंट्री माइनस से तो प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। यानी कि ये आपका आया माइनस 4I1 एंड माइनस 4I1 माइनस 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू, ये माइनस 4 उधर गया, आपने माइनस 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1। आप बताओ पहली इक्वेशन समझ आई, यही बनी होगी आपकी केवीएल से, ठीक है। अब एक बार हम दूसरे में केवीएल लगाते हैं, सेकंड में यहीं से एंट्री लें तो ये चीज इधर लिखा हो, ये एलिमेंट तो है, तो आपको प्लस से एंट्री है तो माइनस ऑफ 4 इंटू I1 माइनस I2, उसके बाद प्लस से एंट्री है तो माइनस 4, उसके बाद माइनस से एंट्री है तो प्लस 4I2, और ये वापस वहीं आ गए इक्वल टू 0। ये बना माइनस 4I1 प्लस 4I2 एंड प्लस 4I2 प्लस 8I2, और ये उधर जाके प्लस 4, तो ये बन गया माइनस I1 मैंने 4 से डिवाइड कर दिया प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हैं और 2 ही वेरिएबल हैं। अगर आप इनको सोल्व करते हो तो 1 एम्पियर आ रहे हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I1 और I2 कितने आ रहे हैं बताओ। 1 एम्पियर। हाँ, इनको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं XY की, तो I1 भी 1 एम्पियर, I2 भी 1 एम्पियर, यानी कि I मिडल जो आपने माना था I1 माइनस I2, और वो हो गया 0। अच्छा, अगर मान लो 1 1 दोनों इक्वल ना आते तो एक बड़ा आता एक छोटा आता। अब अगर हमारी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो वो डायरेक्शन अपोजिट कर देते, लेकिन करंट उतना ही रहता, दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो केवीएल कैसे यूज होना है सर्किट में, समझ आया। कर लीजिए, अगर नहीं नोट हुआ है तो कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया।
हाँ भाई, हो गया क्या बताओ? अरे क्या कर रहे हो? नोट हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इसमें जो हमें सीखना होगा अगला काम, हमने एक बार केसीएल और केवीएल सीख लिए हैं। अब हम सीक्वेंस हमारी ये रहेगी, सबसे पहले रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, फिर सेल्स का कॉम्बिनेशन। आपने अपनी बुक में देखा हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, केसीएल केवीएल से पहले ये दो टॉपिक दिए हैं। उसमें पहला टॉपिक एक दिया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और फिर एक दिया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना? थे ना ये टॉपिक? लेकिन हमने पहले केसीएल केवीएल पढ़ाए थे, क्योंकि इसके बाद थोड़ा आसान हो जाता है उन चीज़ों को समझना, इन रूल्स का यूज करके। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं अभी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसके अंदर पहला कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कुछ होता है, कैसे पहचानते हैं हम कि रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं? जैसे मान लो एक ये रजिस्टर है R1, एक ये रजिस्टर है R2, किसी सर्किट में दोनों ज्वाइन कर रखे हों, और आपको कैसे पता लगता है ये सीरीज में है? अगर R1 से R2 तक जाते समय बीच में कोई ब्रांच ना निकले, कोई इधर उधर करंट जाने का रास्ता ना हो, तो ये दोनों सीरीज में होते हैं। मतलब अगर इसमें करंट आई आया तो ये पूरा करंट इसमें से निकलेगा, रास्ते में कोई और बंटवारे की जगह नहीं है। ये आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने ये चीजें तो कैपेसिटर के टाइम भी सीखी होंगी, सीरीज में कैसे पहचानते, है ना? ठीक है। अब इक्विवेलेंट या सर्किट छोटा करने का क्या मतलब है? जैसे मान लो इस सर्किट में यहाँ कोई वोल्टेज लगा रखी हो, कोई बैटरी लगा रखी हो, और जो आपको वोल्टेज V प्रोवाइड कर रही है, कोई बैटरी है जो V वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, और उसने एक करंट I फ्लो करवाया। अब ये दो पॉइंट्स हैं, एक A और एक B। A और B के बीच में दो रजिस्टर्स की बजाय अगर मैं एक अकेला रजिस्टर लगा दूं, A और B के बीच में दो रजिस्टर्स की बजाय अगर मैं एक अकेला रजिस्टर लगा दूं R इक्विवेलेंट, इस तरह का कि ये भी मिलके उतना ही करंट इस बैटरी से ड्रॉ कर ले I जितना उन दोनों ने मिलके किया था, तो ये जो R इक्विवेलेंट है, दिस इज नोन एज इफेक्टिव वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये होगा। और सीरीज में कैपेसिटर से उल्टा है, यहाँ सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में भी आप पढ़े होते हैं। सीरीज में फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आता कैसे? केवीएल से एक बार में आ जाएगा।
क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना। हाँ हाँ, उन सारी चीजों पे अभी आ रहे हैं हम रिजल्ट्स के साथ, लेकिन पहले आया कैसे? केवीएल लगाएंगे 2 बार। देखो यहां से करंट एंटर कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस I इंटू आर इक्वलेंट, और ये बैटरी है प्लस माइनस और V वोल्ट की बैटरी है। ऊपर देखें प्लस माइनस V, यहाँ ये प्लस ये माइनस I इंटू R1, ये प्लस ये माइनस I इंटू R2, ये सब है। अब देखो इसमें केवीएल लगाते हैं इन दोनों में। सपोज मैं इसमें लगाऊं केवीएल, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का V, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। यहां से आर इक्विवेलेंट निकल के आया V बाई आई। सेम यही काम आपने इसमें किया, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का V, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस IR1, फिर माइनस IR2 और वापस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0। ये सिंपल केवीएल। केवीएल लगाने के बाद ये टॉपिक समझना और भी आसान हो जाते हैं। यहां से आप निकालोगे तो R1 प्लस R2 कॉमन आएगा, I कॉमन आएगा, और ये बराबर बनेगा V बाई आई। कंपैरिजन कर लीजिए इन दोनों का, इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा ये रिजल्ट आपका आ गया। ये तो सिंपल रिजल्ट कैसे आया वो था केवीएल का यूज करके। एक बार लिख लीजिए, बना लीजिए। हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसके कुछ रिजल्ट्स, जैसे आप कह रहे थे वोल्टेज बढ़ती है और इस तरह की कुछ चीजें यहाँ हम देखेंगे, इसके कुछ रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट ये है कि सीरीज में जैसे मान लो n रजिस्टर हैं तो सब जुड़ने हैं, और ये रेजिस्टेंस वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ये जो इस तरह के रजिस्टर आप लगाते हैं पॉजिटिव ही होती है, यानी कि जो R इक्विवेलेंट है दिस विल बी द ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ R1 R2 अप टू Rn। R1 से लेके Rn तक जो सबसे बड़ा है उसमें भी जो बड़ा होगा उससे भी बड़ी आपकी R इक्विवेलेंट निकलेगी। 10 प्लस 2 12 हो जाता है, तो वो 10 से भी बड़ा है। पहला रिजल्ट तो बहुत ही आसान है। कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि सीरीज में जो C इक्विवेलेंट होता है सबसे छोटे से भी छोटा होता है, याद है ना ये वाली बात? ठीक है। दूसरी बात, करंट डिवाइड होता नहीं है सीरीज में। I1 I2 अप टू IN चाहे कितने ही हो सीरीज में, डिवाइड होती है, सब सेम होंगे। तीसरी बात, वोल्टेज डिवाइड होती है डायरेक्ट रेशियो में कि इनवर्स रेशियो में। आपका जो कैपेसिटर था, अगर आपको वहां याद हो तो वोल्टेज डिवाइड हुई थी इनवर्स रेशियो में, याद है? Q बाई सी करके। यस सर। Q सेम था सीरीज में,
लेकिन यहाँ करंट सेम है। देखो V1 है IR1, V2 है IR2, तो सब में I तो सेम है। तो ये जो रेशियो आएगा R1:R2 कंटिन्यूड अप टू Rn, यानी कि सीरीज में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। और चौथी बात, फॉर अगर मान लो कहीं n इक्वल रजिस्टर्स आ जाएं, R0 ईच, तो जो R इक्वलेंट बनेगा R0 + R0 + R0 और वो बन जाएगा nR0। तो ये 3-4 रिजल्ट्स आप इसमें ऐड कर लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। हो गया? यस तो अब हम चलते हैं बिल्कुल ऐसा ही काम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। सर। हाँ जी। सर जो ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसका काम क्या होता है? मतलब करंट कम कर देते क्या करते हैं? करंट लिमिट करना ही इनका काम होता है। आप ये बताओ, हमने जब सेल पढ़ा था उसके ग्राफ बनाए तो उसमें पढ़ा था I max होता है E/R, पढ़ा था क्या? शॉर्ट सर्किट हो जाए तो I max होता है E/R। यस सर। तो रजिस्टर स्पेशली लगाए जाते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि E/R करंट फ्लो कर जाए, आग वाग लग जाए, उस केस में भी R लगाए, कुछ और बड़े रजिस्टर्स लगाए जाते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। एक काम तो ये है करंट को लिमिट करना। दूसरी बात, जो आपका बल्ब है, जो भी चीजें हैं, ये एनर्जी कन्वर्ट ही तो हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर वो लाइट में गई, तो वो भी तो रेजिस्टेंस की वजह से ही होती है। कोलिजन्स होते हैं, उनकी वजह से कन्वर्जन होता है। ठीक है? यस सर। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन भी तो करवाता है ये। हमारे बिजली तो किसी काम की नहीं अगर वो कन्वर्ट ना हो पाए तो। चलिए अब सेकंड कॉम्बिनेशन पे हम चलें। ये हमने जैसे कल से अपनी सर्किट थ्योरी स्टार्ट की है, तो आपके लिए इस चैप्टर का ये पार्ट आसान है ना? यस सर। यस सर। जो आपने अभी तक पढ़ा करंट डेंसिटी और दुनिया भर की चीजें, वो एक नई चीज थी। इवन ओम्स लॉ भी नया था, J = सिग्मा E आपने नहीं पढ़ रखा था। लेकिन अब जो पार्ट है वो आप कैपेसिटर में भी पढ़ के आए हैं, तो काफी हद तक आसान है आपके लिए। तो सेकंड जो हमारा है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, सेम रहेगा। हाँ, अक्रॉस द एलिमेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट्स इज सेम। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो इसका सबसे सिंपल सा डायग्राम जो हमारे दिमाग में रहता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये R1, ये R2,
और ये आपकी कोई वोल्टेज V बैटरी दे रही है। अब अगर मैं देखूं तो ये दोनों पैरेलल में हैं। इसका कारण फिर से बता देता हूं। मान लो ये टर्मिनल है X और ये टर्मिनल है Y, मतलब इधर का पोटेंशियल Vx, इधर का पोटेंशियल Vy, और V बराबर है Vx माइनस Vy, हाई माइनस लो। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के समय की जो कंडक्टिंग वायर होती हैं, कनेक्टिंग वायर, वो परफेक्ट कंडक्टर होती हैं, बताया था। परफेक्ट कंडक्टर होती तो उनका सिग्मा इनफाइनाइट होता है, तो चाहे उनमें करंट फ्लो करे E बराबर J बाई सिग्मा, सिग्मा इनफाइनाइट है, करंट फाइनाइट है, तो E जीरो हो जाता है। E जीरो होने से उन कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर ये टर्मिनल X है तो सेम पोटेंशियल पे चलेगा, तो ये भी X, ये भी X, जहां तक कनेक्टिंग वायर चलेगी ये टर्मिनल सेम चलेगा। इसका कारण समझ आ गया है ना इस चैप्टर में, J बराबर सिग्मा E वाले टाइम। अच्छा, ये काम तो हम कैपेसिटर में भी करते थे, टर्मिनल के नेमिंग, लेकिन वहां रीजन नहीं था, यहाँ रीजन है। वहां मतलब उस समय रीजन नहीं पढ़ा था हमने। ये Y, ये भी Y, ये Y, इस तरह ही हम गए, तो ये पॉइंट भी Y और ये पॉइंट Y। तो आप देखो ये भी X और Y के बीच में है, और R1 R2 दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए दोनों पैरेलल में है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर इन दोनों ने मिलके इस बैटरी में से, इस कॉम्बिनेशन ने आई करंट खींचा है, तो अगर मैं एक और V वोल्ट की बैटरी लगा दूं, अगर मैं एक और V वोल्ट की बैटरी लगा दूं बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, जिसको आपने नाम दिया है X एंड Y, ये आपका R इक्विवेलेंट है, तो ये अकेला भी इस बैटरी से आई करंट खींच लेगा इस वोल्टेज से, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब पैरेलल में जो हम पढ़ते हैं, पैरेलल में फॉर्मूला अब यहाँ वो होगा जो कैपेसिटर का सीरीज में था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये कैपेसिटर का सीरीज में हुआ करता था। देखो बड़ा आसान है, एक बार यहाँ KVL लगाओ, ये प्लस माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट और प्लस माइनस V, इसमें घूमे आप तो माइनस से एंट्री प्लस का V और प्लस से एंट्री माइनस का I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, और मैं निकालूंगा यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट निकल के आया I बाई V, इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ ऐसा काम हमें इधर देखना है। सपोज ये करंट I आ रहा है, आप KCL लगा लो। मान लो I1 ऊपर गया और I2 नीचे गया, तो KCL हमें कहता है कि I विल बी इक्वल टू, KCL हमें कहता है कि I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब आप इसमें देखो, ये XY, ये XY, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। कोई KVL की जरूरत नहीं है। क्या हम ये जानते हैं कि नहीं ओम्स लॉ से, I बराबर V/R। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V/R1। हाँ, वोल्टेज तो V है और रेजिस्टेंस R1, और सिमिलरली I2 को V/R2। ये ओम्स लॉ वाले एक्सप्रेशन से, यहां से V/R2, यहां से आपने V कॉमन लिया तो I बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर आ गया I बाई V, एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आप नोट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को आपने कंपेयर किया तो उससे आपका ये रिजल्ट निकल के आ गया।
हो गया। यस। अब हम उन्हीं 4 रिजल्ट्स पे आते हैं जो आपने पीछे 4 रिजल्ट सीरीज के लिए पढ़े थे, उन्हीं 4 रिजल्ट्स पे आते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर 2 ही रजिस्टर हैं तो आप इसको इन शॉर्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर n रजिस्टर हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कंटिन्यूड अप टू 1 बाई Rn। और इससे जो रिजल्ट आता है आपको याद होगा, ये वो वाला एक्सप्रेशन है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उनसे भी छोटी वैल्यू निकल के आएगी R इक्विवेलेंट की, ये है तो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटी वैल्यू निकल के आएगी R इक्विवेलेंट की। कैसे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे। भाई मान लो कोई भी R मिनिमम था, आपने दोनों साइड R मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R मिनिमम अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर पहली टर्म R मिनिमम अपॉन R1, R मिनिमम अपॉन R2। कहीं तो बीच में R मिनिमम बैठा होगा इसमें, और जहां R मिनिमम अपॉन R मिनिमम आएगा वो क्या बन जाएगा 1, और लास्ट वाला R मिनिमम अपॉन Rn। ये सारी पॉजिटिव वैल्यू और एक प्लस हो रहा है, यानी कि R मिनिमम अपॉन R इक्विवेलेंट दिस इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से R मिनिमम इज ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट, और यू कैन से R इक्विवेलेंट इज लेस देन R मिनिमम। और इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 6 और 3 का 2 होता है, याद है ना, ये कई बार कैपेसिटर में भी करते थे। 6 और 3 का 2, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 18/9, तो वो 3 से भी छोटा आ गया। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, वो जो हम 4 पॉइंट्स बना रहे हैं उनमें पहला पॉइंट आपका ये हो गया। हो गया फर्स्ट पॉइंट। हाँ भाई हो गया क्या? यस सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वहां आपने लिखा था कि करंट सेम रहता है, यहां क्या चीज सेम रहती है? पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज, यानी V1 V2 Vn 1:1:1। तीसरा पॉइंट, वहां वोल्टेज डिवाइड होती थी, यहां करंट I1:I2। ये देखो I1 आपने लिखा V/R1, I2 लिखा V/R2, तो रेशियो लगे तो सारे V कटेंगे, ये क्या आ रहा है 1/R1 1/R2 अप टू 1/Rn। अब ये उल्टा हो गया, पैरेलल में कैपेसिटर में चार्ज डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता था, लेकिन सीरीज में रजिस्टर पैरेलल में रजिस्टर में करंट इनवर्स रेशियो में। ध्यान आ रहा है ये?
ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन उल्टा हो रहे हैं। वहां सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ती थी, यहाँ सीरीज में वोल्टेज, दोबारा बोलता हूं मैं, आपने जो ये कुछ रिजल्ट्स पढ़े, एक बार कैपेसिटर के और एक बार रजिस्टर के। पहली चीज, सीरीज वोल्टेज घटेगी, यहां वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थी और वहां वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी थी। पैरेलल करंट बटेगा, कैपेसिटर में वो चार्ज के रूप में दिखता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है और यहां आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्या ये पॉइंट समझ आ रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, क्लियर है ना ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस तरह से। और अगर मान लो कहीं दो ही ब्रांच हो तो I1 बाई I2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R2 बाई R1, इनवर्स रेशियो आप इस तरह बना सकते हैं। तीन हो तो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ये सब चलेगा। आखिरी पॉइंट पे चलें। क्या था आखिरी पॉइंट? वो इक्वल रजिस्टर वाला। यस सर। तो अगर इक्वल रजिस्टर हैं फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, हाँ, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे 1 बाई R1 R0, 1 बाई R0 तो n बाई R0 हो जाएगा और रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा R0 बाई n। ये तो डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि हम सीधा यूज करेंगे। तो यार एक तरह से क्या सेम कैपेसिटर वाला रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सेम। हाँ, ये बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले उल्टे हैं, ये बंटवारा उल्टा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कहीं ये जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। चलें, एक बार ये हो गया ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का। अब देखो क्वेश्चंस भी सेम है। कई बच्चे इस चैप्टर में खाली सर्किट पे फोकस करते रहते हैं, तो वो तो बहुत आसान पार्ट है। खाली सर्किट तो आप पहले भी पढ़ के आए होते हैं, बहुत आसान पार्ट है। तो चैप्टर सर्किट के रूप में तो आधा ही है, आधा तो बहुत पहले, उससे पहले आ ही चुका होता है। देखो ऐसे सवाल आपने कैपेसिटर में किए थे, अब मैं यहां देता हूं आपको। सपोज पहला सवाल, टेन वोल्ट की बैटरी है, फाइंड करंट थ्रू बैटरी। दो पार्ट में दे रहा हूं। दोनों में आपको करंट निकालना है बैटरी में से। पहले में अगर मैं बात करूं, ये तीनों किस में है? सीरीज, क्योंकि कोई ब्रांच ही नहीं है।
तो आर इक्वलेंट, एक से दूसरे में जाओगे कोई ब्रांच नहीं आ रही, सीरीज है तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 ओम। तो करंट कितना बना 10/11 V बाई आर, तो 10/11 एम्पियर। दूसरे में क्या है, सीरीज में है। अगर आप 6 से 3 पे जा रहे हो तो बीच में ब्रांच है, 3 से 2 पे जा रहे हो तो बीच में ब्रांच है, तो ये सीरीज में नहीं है। क्या ये पैरेलल में है? बताओ। क्या ये पैरेलल में है क्या? देखिए ये हमने सीखा है पहले कैपेसिटर के टाइम भी। सपोज इस टर्मिनल को आपने ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी एक ही टर्मिनल चलता रहेगा, परफेक्ट कंडक्टर है ये। जहां तक भी ये चले कनेक्टिंग वायर आपका ए ही चलता रहेगा, फिर ये बी, अब आप देखो क्या तीनों रजिस्टर्स ए और बी ए और बी ए और बी के बीच में है कि नहीं? तो आप जब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, एक साइड ए एक साइड बी, ए की साइड बैटरी का पॉजिटिव, बी की साइड बैटरी का नेगेटिव, 10 वोल्ट, और ये 3 रजिस्टर इनके बीच में बन गए। कैपेसिटर में तो कई बार प्लेट का भी ध्यान देना पड़ता था, याद है, नंबर डाल के किस साइड कौन सी प्लेट है बंटवारा करने के लिए, ये सब। यहाँ तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं है, सीधा रजिस्टर कनेक्ट करो, 6 3 2। अब ये तीनों पैरेलल में, पैरेलल में कैसे निकाले, देखो डायरेक्ट 6 और 3 का कितना होता है पैरेलल में, 2, 6 and 3 2, and 2 and 2 1, और नहीं तो आप अलग से फॉर्मूला लगा लो। तो इसका इक्विवेलेंट बना, ये 1 ओम है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो आई आ गया V बाई आर, यानी कि करंट कितना आया 10 एम्पियर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये नया सवाल है या इस टाइप के तो कर रखे हैं आपने, इस तरह के, मतलब ये कर रखे ना, ये तो बहुत सीधे थे। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ और यहाँ रजिस्टर लगा देंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, याद है, ऐसे कैपेसिटर में पढ़ाए होंगे। यस सर। तो अब देखो अगली क्लास हमारी कितनी आसान होने वाली है, एक बार सुनिए इसके बारे में। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ एक बार अपना सर्किट पार्ट रिवाइज करके रखना। सपोज इसके बाद मुझे सिमेट्री पढ़ानी हो, तो क्या मैंने 2 तरह की सिमेट्री बताई थी, एक अलोंग ए बी, एक परपेंडिकुलर टू ए बी। एक में फोल्ड करते हैं, एक में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसा कलेक्शन, 2 तो ये सिमेट्री होगी, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड दोनों पढ़ रखे हैं, पढ़े थे उस समय, वो के वो यहाँ आने, वो के वो यहाँ आने। सर्किट्स में एक जो थोड़ी नई चीज यहाँ जुड़ेगी जो वहां हमने नहीं पढ़ी, 1-2 थ्योरम्स में आपको बताऊंगा, इसलिए कि अगर कोई बड़ा सर्किट आ जाए तो कई बार सोल्व करने में टाइम लग जाता है, तो उस थ्योरम से थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो। बस 1-2 ये पार्ट नहीं जुड़ेंगे इसमें, मतलब अगले 2-4 दिन अब ये सर्किट पार्ट चलना है। उसके बाद सर्किट पार्ट के बाद फिर हमारा आएगा इंस्ट्रूमेंट पार्ट। इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर में मेनली 2 पढ़ने हैं, एक मीटर ब्रिज जो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है और कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिकली मीटर ब्रिज बोला जाता है, और एक पोटेंशियोमीटर। मतलब इतना ही ये पार्ट है, हीटिंग इफेक्ट में कुछ अलग नहीं है। आप पावर पढ़ के आए, इलेक्ट्रिकल पावर मैंने पढ़ा दिया आपको, I²R पढ़ा दिया ना एक दिन, हाँ, तो वो हीटिंग इफेक्ट भी हो गया वहां के साथ। यानी कि हमारा मेनली अब जो बचा है सर्किट पार्ट, 2 दिन लगा देंगे बहुत है, क्योंकि पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन वो थ्योरम के लिए, 2 दिन, और 1-2 दिन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे। उसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा होगा। अब जो आपकी अगली क्लास होगी नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे को, तो उससे पहले आप अपने सर्किट्स को रिवाइज करके रखना। अच्छा, दूसरी बात, टेस्ट कितनी तारीख को है, ये जो अगला टेस्ट है? 19, मतलब 19 को मंडे ही है क्या? 19 का 19, हाँ मंडे आ जाएगा तब तक, ठीक है। 1 वीक है हमारे पास, तो 1 वीक में ढंग से चैप्टर तैयार करते हैं।
ठीक है भाई, आगे मैं अभी अगली क्लास लूँगा 10th की, तो इसलिए मैं आपकी क्लास ऑफ करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।